एक गांव में जीतू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वे लोग बहुत ही गरीब थे। उनके पास एक झोपड़ी, 2-4 बर्तन और 2-4 बकरियां ही थीं। जीतू बकरियां चराने रोज जंगल जाया करता। चल चल, हट हट हुर्र। गांव के और लोग भी अपनी बकरियों को जीतू को दे देते थे चराने के लिए। अरे जीतू बेटा, क्या तू बकरियां चराने जंगल जा रहा है? जी बड़ी अम्मा, मैं बकरियों को लेकर जंगल में चराने जा रहा हूँ। तो बेटा, क्या तू मेरी बकरियां भी जंगल में लेता जाएगा चरने के लिए? अरे हाँ बड़ी अम्मा, क्यों नहीं, आप भी अपनी बकरियां दे दीजिए। मेरी बकरियों के साथ साथ वो भी चर लेंगी जंगल में। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। चल चल, हट हट हुर्र। बदले में वो लोग जीतू को खाने पीने की चीजें दे दिया करते। एक दिन अपनी बकरियों को लेकर जीतू नदी के पास वाले मैदान में गया। अरे वाह, यहाँ की घास तो कितनी हरी भरी और मुलायम है। मैं इतने दिनों से जंगल में आ रहा हूँ, लेकिन ये जगह तो मैंने पहली बार देखा है। यहाँ कितनी अच्छी और मुलायम घास उगी है। अगर इस जगह के बारे में मुझे पहले से पता होता तो मैं रोज यहाँ बकरियों को लेकर आता चरने के लिए। बकरियां कितने अच्छे से घास खा रही हैं। मैं जरा पेड़ की छांव में बैठता हूँ। जीतू वहीं पेड़ के छांव में बैठ गया। तभी थोड़ी देर बाद उसने देखा एक बहुत ही खूबसूरत बकरी उछलते कूदते घास का मैदान पार करते हुए नदी के किनारे झाड़ियों के पीछे गई। अरे ये बकरी कितनी खूबसूरत है। और किसकी बकरी है? आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद वो बकरी झाड़ियों से निकलकर उसी रास्ते पर वापस चली गई और जीतू अपनी बकरियां लेकर घर वापस आ गया। माँ, आपको पता है, आज मैं बकरियों को लेकर बीच जंगल में नदी के किनारे गया था। वहाँ पे बहुत ही मुलायम और हरी हरी घासें उगी थी। बकरियों ने बहुत ही अच्छे से घास खाया, उनका पूरा पेट भर गया। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ माँ, अब मैं रोज वहीं अपनी बकरियां चराने जाया करूँगा। अच्छा ठीक है, चलो पहले खाना खा लो। अगले दिन जीतू अपनी बकरियों को लेकर फिर उसी जगह पे गया। दोपहर का समय था। जीतू पेड़ के नीचे बैठ गया। जीतू ने देखा ठीक उसी समय फिर वो बकरी वापस आई और झाड़ियों के पीछे गई और थोड़ी देर बाद फिर झाड़ियों से निकलकर उसी रास्ते वापस चली गई। बड़ी अजीब बकरी है। कल भी आई थी अकेले, झाड़ियों के पीछे गई, और फिर आज भी। किसकी बकरी है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। जीतू अगले दिन फिर उसी जगह पर गया। आज देखता हूँ वो बकरी फिर आती है क्या। ठीक उसी समय पर जब बकरी फिर वापस आई और झाड़ियों के पीछे गई, जीतू ने चुपचाप उसका पीछा किया। जीतू चुपचाप झाड़ियों के पीछे से छुपकर बकरी को देखने लगा और फिर उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बकरी ने अपनी खाल उतार दी और एक सुंदर लड़की बन गई और फिर नदी में नहाने के लिए चली गई और फिर नहाकर नदी से बाहर आई और अपनी बकरी की खाल पहन ली और फिर उसी रास्ते वापस चली गई। जीतू को तो अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा है। जीतू अपनी बकरियां लेकर घर वापस आ गया। क्या बात है जीतू बेटा, आज तू बड़ा गुमसुम लग रहा है, कोई परेशानी है क्या? हाँ, नहीं 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 माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। जीतू के दिमाग में वही सब बातें घूम रही थी। अब जीतू को नींद भी नहीं आ रही थी। उसे सुबह होने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। अगले दिन जीतू फिर उसी जगह पर गया और झाड़ियों के पीछे छुपकर इंतजार करने लगा। ठीक उसी समय पर वो बकरी आई। जैसे ही बकरी अपनी खाल उतारकर लड़की बनी, जीतू ने झट से जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। वो लड़की एकदम से घबरा गई। कौन हो तुम और ऐसे बकरी बनकर रोज क्यों आती हो? जीतू की बात सुनकर लड़की रोने लगी।
मैं एक राजकुमारी हूँ। एक जादूगर ने मुझे अपनी जादू से बकरी बना दिया है। तब से मेरे अपने लोग भी मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं और मैं इन जंगलों में भटक रही हूँ। लेकिन तुम्हें ठीक करने का कोई तो उपाय होगा ना? उस जादूगर ने कहा था जब मेरी शादी किसी इंसान से हो जाएगी तब मैं हमेशा के लिए लड़की बन जाऊंगी। वो अच्छा, ये बात है। तुम ये बात किसी को मत बताना, वरना मैं हमेशा हमेशा के लिए बकरी ही बनकर रह जाऊंगी। अच्छा, ये बात है। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अब तुमने मुझे देख लिया है और मेरे बारे में सब कुछ जान लिया है, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शादी? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। जब मेरी शादी किसी इंसान से हो जाएगी तो मुझे इस जादूगर के जादू से मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तुम रहती कहाँ हो? इस जंगल में एक साधु बाबा झोपड़ी बनाकर रहते हैं, मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अपने घर में बात कर लूँगा। अब जीतू को रोज दोपहर होने का इंतजार रहने लगा। अब रोज बकरी वहाँ आकर अपनी खाल उतारकर लड़की बनती तो दोनों वही नदी किनारे बैठकर थोड़ी देर बातें किया करते। अच्छा बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमारी मीना। वो अच्छा, तो तुम राजकुमारी हो, बहुत सुंदर हो तुम। तो क्या तुमने अपने घर में हमारी शादी की बात की? ओह हाँ, आज मैं माँ से बात करूँगा। वैसे भी मेरी माँ मेरी बहुत जल्द शादी कर देना चाहती है, तो मैं तुमसे शादी करने की बात करूँगा। माँ, आप कह रही थी कि आप मेरी शादी करना चाहती हैं। हाँ, मैं तो अपने बेटे के लिए बहुत ही खूबसूरत दुल्हन लाऊंगी। माँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो मैं बकरी से शादी करना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहा है तू? पागल हो गया है क्या? मजाक कर रहा है? नहीं माँ, मैं सच में ही बकरी से शादी करूँगा। जीतू की बात सुनकर उसकी माँ के होश उड़ गए और ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। उसकी माँ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आस पड़ोस के लोग भी आकर जीतू को समझाने लगे कि वो ऐसा ना करे। भला बकरी से भी कोई शादी करता है क्या? तू क्यों ऐसी जिद कर रहा है? मगर जीतू भी जिद पर अड़ा रहा। उसने सबसे कह दिया कि वो बकरी से ही शादी करेगा। गांव में बहुत लोग उसका मजाक भी उड़ाने लगे, मगर धीरे धीरे सबको ये समझ में आ गया कि इसके लिए बकरी ही ठीक है। फिर मजबूर होकर सबको जीतू की बात माननी ही पड़ी। अच्छा, तो तेरी यही जिद है तो ठीक है, मैं तेरी शादी बकरी से ही करवा दूंगी। तो क्या तेरे नजर में कोई ऐसी खास बकरी है जिससे तू शादी करना चाहता है? हाँ माँ, जंगल में एक साधु बाबा रहते हैं, उनके पास एक बहुत ही खूबसूरत बकरी है, मैं उसी से शादी करूँगा। ठीक है। फिर गांव में सभी लोगों को यकीन हो गया कि इसके लिए बकरी ही ठीक है, इसलिए सब लोगों ने मिलकर उसके बताए हुए बकरी से उसकी शादी तय करा दी। पंडित जी भी बड़े हैरान थे। आखिर शादी हो ही गई और जीतू बकरी को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। रात में जीतू सोने का नाटक करके आग बंद करके लेटा हुआ था। जैसे ही बकरी अपनी खाल उतारकर राजकुमारी बनी, जीतू झट से उठा और बकरी की खाल उठाकर आग में डाल दी। अब राजकुमारी हमेशा के लिए इंसान बन गई। जब जीतू की माँ ने अपनी बहू को देखा तो वो हैरान रह गई। तब जीतू ने अपनी माँ को सारी बात बताई। ये बात पूरे गांव में फैल गई कि जीतू की दुल्हन एक राजकुमारी है। उड़ते उड़ते ये खबर राजा के कानों तक पड़ी। क्या तुम सच कह रहे हो? मेरी बेटी छोटे से गांव में रह रही है? राजा भागता हुआ अपनी बेटी के पास आया। बेटी मीना, कहाँ थी तुम? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। राजकुमारी मीना ने अपने पिता को सारी बात बताई। राजा ने अपनी बेटी की सारी बात सुनी और जीतू को धन्यवाद किया। राजा ने अपनी बेटी के लिए एक खूबसूरत महल बनवाया। जीतू अब जितेंद्र कुमार बन गया है। अब जितेंद्र कुमार अपनी माँ और पत्नी के साथ उस महल में रहने लगे। हैप्पी बर्थडे भैया, ये लो इमरती खाओ।
आज तुम्हारा भी बर्थडे है और मेरा भी। पता है हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन क्यों आता है? क्योंकि मम्मी कहती थी जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उसी दिन पापा ने लाकर तुम्हें हमारे आंगन में लगाया था। तो हुए ना हम दोनों भाई भाई। चलो अभी मिर्ची खा लो। अच्छा तो तू यहाँ आकर बैठा है? घर में इतने सारे काम पड़े हैं और तू यहाँ छुप कर बैठा है। और ये क्या है? तू दुकान से इमरती चोरी करके लाया है? तो अब तू चोरी भी करने लगा है। रुक अभी बताती हूँ तेरे चाचू को सब कुछ। नहीं चाची नहीं, मैंने चोरी नहीं की। वो आज मेरा और मेरे भाई का बर्थडे है ना, इसलिए मैं उसके लिए इमरती लाया हूँ। ये फालतू का पेड़ तेरा भाई है? पता नहीं भाई साहब को भी क्या सूझा था, ऐसे बेकार का पेड़ लाकर लगा दिया है जिसमें न कोई फल निकलता है न फूल। फालतू में ही हमारे आंगन में जगह घेरे हुए है। फालतू का पेड़ है, फालतू का, किसी काम का नहीं है ये पेड़। और तू आकर यहाँ टाइम पास करता रहता है। जाकर जल्दी से घर के सारे काम कर, वरना आज तुझे खाना नहीं मिलने वाला। जल्दी जल्दी हाथ चला, सारे बर्तन अच्छे से साफ करना। जब बर्तन धुल जाए तो पोछा भी लगा देना और अच्छे से लगाना। एक भी गंदगी कहीं रहना नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, ये नौकर नहीं बल्कि इस घर का असली मालिक है, जिस पर इसके चाचा चाची ने कब्जा कर रखा है। 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में सोनू के मम्मी पापा की मृत्यु हो गई थी। तब से सोनू अपने चाचा चाची के साथ उसी घर में रहता है जो उसके पापा ने ही बनवाया था। सोनू के मम्मी पापा के मरने के बाद उसके चाचा चाची ने घर और दुकान दोनों पर ही कब्जा कर लिया। भैया के बाद दुकान और घर का मालिक तो मैं ही हूँ। आखिर मैंने भी तो भैया के साथ मेहनत करी थी। भैया के बाद ये सब मेरा ही तो है। हाँ जी, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। भाई सब सारा काम तुमसे करवाते थे और सारा मुनाफा खुद रख लेते थे। अब जाके तो हमारा हक मिला है हमें। सोनू का स्कूल जाना भी उसके चाचा ने बंद करवा दिया और सोनू से नौकरों की तरह काम करवाने लगे। क्या करेगा पढ़ के? ज्यादा पढ़ लिख जाएगा तो अपना अधिकार मांगने लगेगा। और ये स्कूल चला जाएगा तो घर और दुकान का काम कौन करेगा? नहीं नहीं नहीं, इसे पढ़ाना ठीक नहीं होगा। ऐसा सोचकर विक्रम सोनू को स्कूल जाने से मना कर देता है। सोनू जब काम से खाली हो जाता, क्योंकि उसका और कोई दोस्त नहीं है, तो उसी पेड़ के पास जाकर ढेर सारी बातें किया करता। और ये बात उसके चाचा चाची को बिल्कुल भी पसंद नहीं। सोनू, ओ सोनू, कहाँ चला गया रे नालायक? ये नालायक पता नहीं कहाँ घूम रहा है। कम्मो, तुमने सोनू को कहीं देखा है क्या? और कहाँ होगा, बैठा होगा वही फालतू के पेड़ के पास जो तुम्हारे भाई साहब ने लगाया था। खुद तो चले गए इस दुनिया से, हमारे सर पर एक नालायक बेटा छोड़ गए जो किसी काम का नहीं है। सारा दिन उस फालतू के पेड़ के पास बैठा रहता है, बेवकूफ कहीं का। और वो पेड़ एकदम फालतू है, इतना बड़ा हो गया आज तक उसमें एक भी फल नहीं आया। बेकार में ही हमारे घर के आंगन में जगह घेरे हुए है। अरे मैं कहती हूँ काट क्यों नहीं देते ऐसे घटिया पेड़ को? तुम ठीक कहती हो कम्मो, किसी काम का तो है नहीं वो पेड़। ऊपर से सारा दिन सोनू उसके पास बैठकर पता नहीं क्या पागलों की तरह बातें करता रहता है। आज उस पेड़ को काट ही देता हूँ। पूरी दुनिया में एक तुम ही तो हो जिसके पास बैठकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। तुम्हारे पास आकर ऐसा लगता है जैसे मम्मी पापा मेरे साथ हैं। अच्छा, तो तू यहाँ बैठकर आराम फरमा रहा है, काम चोर कहीं का। पता नहीं इस फालतू के पेड़ के पास तुम्हें क्या मिलता है, सारा दिन तुम यहीं बैठे रहते हो। आज तो मैं इस पेड़ को काट दूंगा, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। नहीं चाचू नहीं, प्लीज इस पेड़ को मत काटिए, ये मेरा भाई है। अच्छा, तो ये फालतू का पेड़ तेरा भाई है? रुक, आज इसको काट ही देता हूँ। जैसे ही सोनू का चाचा विक्रम पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़ता है,
तभी पेड़ की एक टहनी नीचे आती है और ओए! किसने मारा किसने मारा किसने मारा मुझे? फिर अरे ये क्या हो रहा है? ये पेड़ अपने आप कैसे तुम्हें मार रहा है? नहीं, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। अच्छा मैं इस घर से चला जाऊंगा, मैं इस घर से चला जाऊंगा। सोनू बेटा मुझे माफ कर दो, सोनू बेटा। तभी सोनू पेड़ से रुकने के लिए कहता है और फिर पेड़ मारना बंद कर देता है और सोनू के चाचा चाची वहीं से भाग खड़े हुए, दोबारा कभी पलटकर वापस नहीं आए। चाचा चाची तो चले गए, अब दुकान कौन संभालेगा? और मुझे तो इमरती बनानी भी नहीं आती। ऐसा सोचते सोचते सोनू को नींद आ जाती है। सुबह जब सोनू की आंख खुली तो उसने देखा पूरा पेड़ इमरतियों से भरा पड़ा है। ये देखकर सोनू बहुत ही खुश हुआ। सोनू अब पेड़ से इमरती तोड़कर दुकान में बेचने लगा और अब तो वो स्कूल भी जाने लगा। दिन में सोनू स्कूल जाता और शाम को स्कूल से वापस आने के बाद पेड़ से इमरती तोड़कर दुकान में बेचता है। सोनू और उसका फालतू भाई एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।